समग्र क्रांति का आंदोलन चला। छात्र नेता होने के कारण मुझे जैसे इमरजेंसी लगी वो जेल में डाल दिया गया था। राजनीति में ऐसा क्या चीज है जो आपको कहीं ना कहीं आज भी बेचैन करती है और एक ऐसी कोई चीज जो आपको प्रेरणा देती हो? कदम कदम पर चुनौतियां होती हैं। कोई प्रसिद्धि के लिए आता है, कोई पैसे के लिए आता है। प्रेरणा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्तित्व से हमेशा प्रेरणा मिलती रहती है। 18-18 घंटे काम करने के बावजूद भी उनके चेहरे पर जो ऊर्जा का भाव है। समाज में ट्रांसजेंडर और दिव्यांगजन, इन्हें दया और दूरी दोनों ही भावना से देखा जाता है। तो क्या कुछ ऐसा किया गया है कि समाज में इनकी गरिमा भी कायम रहे और साथ ही साथ समाज में घुलने मिलने में सहायक हो, उनकी मदद करे? क्या कुछ ऐसे कदम उठाए गए? 2019 में जब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ट्रांसजेंडर अधिनियम लाया गया, तो उस ट्रांसजेंडर अधिनियम लाए जाने के बाद से राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर विकास परिषद बनाए, ट्रांसजेंडर संरक्षण प्रकोष्ठ बनाए गए, उनके कल्याण बोर्ड बनाए गए। नमस्कार, पंजाब की श्री दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभा। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश के एक साधारण से परिवार से निकलकर संसद तक का सफर तय किया और अपना पूरा जीवन वंचितों, दिव्यांगजनों के लिए और साथ ही साथ सामाजिक असमानता के खिलाफ लड़ाई लड़ने में समर्पित किया है। हमारे साथ मौजूद हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। सर, बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी। जी नमस्कार। सर, आपने मध्य प्रदेश के एक छोटे से जिले से अपने सफर की शुरुआत की है और आज आप संसद तक जा पहुंचे हैं और इतने लंबे समय से आप राजनीति में हैं। तो इस सफर में क्या कुछ ऐसी परेशानियां आई जहां आपका मनोबल कमजोर हुआ या आपने खुद को टूटता हुआ महसूस किया? राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कदम कदम पर चुनौतियां होती हैं। हर एक का अपना एक दृष्टिकोण होता है राजनीति में आने का। कोई प्रसिद्धि के लिए आता है, कोई पैसे के लिए आता है, कोई समाज की सेवा और देश की सेवा करने का भाव लेकर आता है। बिल्कुल। सबका अपना अपना दृष्टिकोण होता है। प्रारंभ से मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के नाते सामाजिक क्षेत्रों में कार्य करता रहा। उसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सागर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट लीडर के नाते काम किया। 1975 में जब लोकनायक जयप्रकाश जी के नेतृत्व में समग्र क्रांति का आंदोलन चला, उस क्रांति आंदोलन की अगुवाई भी मैंने वहाँ पर की। फिर इमरजेंसी लगी तो फिर 19 महीने तक जेल में भी, छात्र नेता होने के कारण मुझे जैसे इमरजेंसी लगी वो जेल में डाल दिया गया था। बाहर आने के बाद अपनी पढ़ाई पूरी की, क्योंकि इमरजेंसी में मीसाबंदियों को परीक्षा नहीं देने दी गई थी। जी। हम लोगों ने वहाँ पढ़ाई की थी, हमारा एनरोलमेंट नंबर भी आ गया था और दूसरे दिन से एग्जामिनेशन होने थे, पर एक दिन पहले जिस समय उस समय आपातकाल की स्थितियाँ बनी थी कि ना अपील होता था, ना दलील होती थी, ना वकील होता था, परीक्षा देने को नहीं मिली। बाहर आकर अपनी पढ़ाई पूरी की और पढ़ाई पूरा करने के बाद राम जन्मभूमि आंदोलन के साथ में जुड़ा। फिर 1996 में लोकसभा का पहला चुनाव भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मुझे अवसर दिया गया और 1996 से जो राजनीतिक यात्रा प्रारंभ हुई वो 2025 तक अनवरत रूप से जारी है। 4 बार सागर संसदीय क्षेत्र से मैं चुनाव लड़ा। उसके बाद डिलिमिटेशन हुआ तो पार्टी के नेताओं ने फिर हमको टीकमगढ़ से जाकर चुनाव लड़ने के लिए बोला। तो अभी 4 बार से टीकमगढ़ संसदीय क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। इस सारी राजनीतिक यात्रा के दौरान मैंने जैसे यात्रा अपनी प्रारंभ की थी, आज भी उसी क्रम में वैसे ही मैं अपनी यात्रा करता चला आ रहा हूँ और मेरा सोच सदैव देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से प्रेरणा लेकर के राष्ट्र प्रथम। तो राजनीति में जब पहला दिन मैंने कदम रखा था तो राष्ट्र प्रथम था। आज भी मेरे लिए राष्ट्र प्रथम है और राष्ट्र में हमारे समाज के जो शोषित, दलित, वंचित, हाशिए पर रहने वाले जो समुदाय है, ऐसे समुदाय के लोगों के लिए मदद करने का जहाँ भी अवसर मिलता है मैं सदैव उनके साथ में खड़ा रहता हूँ। जी सर, जैसा आपने बताया कि आपका जो राजनीति का सफ़र है वो आपके बचपन से माने या फिर आपकी युवा अवस्था से ही शुरू हो चुका है। तो इतने लंबे सफ़र में राजनीति में ऐसा क्या चीज़ है जो आपको कहीं ना कहीं आज भी बेचैन करती है और एक ऐसी कोई चीज़ जो आपको प्रेरणा देती हो?
प्रेरणा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्तित्व से हमेशा प्रेरणा मिलती रहती है हम्म, कि वो 18-18 घंटे काम करने के बावजूद भी उनके चेहरे पर जो ऊर्जा का भाव है वो आज के युवाओं को भी जो है ना उनको आदर्श मानने के लिए प्रेरित कर देता है, बाध्य कर देता है कि इस अवस्था में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी इतने ऊर्जा के साथ में हर क्षेत्र के बारे में जानकारी रखते हुए और देश की धरती से लेकर परराष्ट्र में भी जाकर, विदेशी धरती पर जाकर भी न केवल वैश्विक मंच पर भारत के नाम को आगे बढ़ाना बल्कि वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को आगे बढ़ाने का काम जिस व्यापकता के साथ में उनके द्वारा किया जा रहा है, ये सदैव मुझे प्रेरणा का काम करता है। वहीं पर जो है आज राजनीति में कई बार मन इसलिए जो है ना बेचैन होने लगता है कि लोग जिस तरह से राजनीति में आज आत्म केंद्रित होते जा रहे हैं, वो अपने आप का विकास मानकर ये मानते हैं कि समाज का विकास हो गया। ऐसे लोगों की बहुत बड़ी बहुतायत राजनीति में आज देखने को मिलती है। वो पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक के मैंने देखा कि आज जो जनप्रतिनिधि बन रहे हैं उनमें स्व का भाव ज़्यादा बढ़ रहा है, बजाय समाज के विकास के बाद के स्थान पर स्व का विकास, उनका विकास हो गया तो वो ये मानते हैं कि समाज का विकास हो गया। यह चीज़ जो है ना बहुत बेचैन करती है कि जिस समाज ने आपको अपना दायित्व आपको दिया है, अपनी कठिनाइयों के निराकरण के लिए जिम्मेवारी आपको सौंपी है, क्षेत्र के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, देश के विकास की जिम्मेवारी आपको सौंपी है, आप उस मार्ग से भटक करके अपने आप में जो सिमट जाते हैं, ये चीज़ हमेशा जो है ना मुझे व्यथित करती है। और मेरी अपनी जीवन शैली का जहाँ तक सवाल है तो पहले दिन मैंने जैसे प्रारंभ किया था, आज भी मैं उसी मार्ग पर चल रहा हूँ। सिद्धांतों से समझौता मैंने कभी नहीं किया। मैं राजनीति से परे हटने में भले ही मैं मतलब मुझे 1 सेकंड का समय नहीं लगेगा। जिस दिन मेरा मन बहुत व्यथित हो जाएगा तो मुझे राजनीति से परे हटने में समय नहीं लगेगा। लेकिन राजनीति में लोगों का ये जब हम भाव देखते हैं तो हम ये भाव से हमको बहुत दुख होता है। जी, जैसा आपने बताया कि राजनीति में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपना भला पहले सोचते हैं और जो जन समाज है उसको बाद में रखते हैं। तो ऐसे में आपके मंत्रालय में ऐसी कोई घटना ना घटे। और आप अक्सर हम सुनते आए हैं, आप अंत्योदया जो है उस एक टर्म का बहुत इस्तेमाल करते आए हैं कि जो मदद है वो लाइन में खड़े आखिरी इंसान तक पहुँचे। तो उसके लिए कैसे आप ध्यान रखते हैं इन चीज़ों का कि ऐसा कुछ आपके मंत्रालय में ना हो? आपने बहुत सही बात कही। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय की अवधारणा को आगे बढ़ाया था और उसको सही मायने में जमीनी धरातल पर उतारने में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2014 से जो प्रयास किए गए, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, समाज के ऐसे जो लाभ वंचित समुदाय हैं उस लाभ वंचित समुदाय को, बात चाहे हमारे लाभ वंचित समुदाय की उनके आर्थिक सशक्तिकरण की बात हो, शैक्षणिक सशक्तिकरण की बात हो, सामाजिक सशक्तिकरण की बात हो, मंत्रालय की योजनाओं के माध्यम से के साथ ही साथ उस वर्ग के लोगों के अंदर आत्मविश्वास का भाव जागृत कर रहा। क्योंकि केवल अकेली योजनाओं अकेले से नहीं, उन योजनाओं में जब तक समाज की भागीदारी नहीं जोड़ेगी, सामाजिक संस्थाओं की भागीदारी नहीं जोड़ेगी, समाज के ऐसे जो प्रभावशाली लोग हैं अलग अलग क्षेत्रों के, उन सब की भागीदारी जब तक नहीं जोड़ी जाएगी तब तक सही मायने में विकास अधूरा होता है। हम चाहे हम नशा मुक्त भारत अभियान की बात ले लें, अब नशा मुक्त भारत अभियान समाज के सामने इतनी बड़ी चुनौती है। उस चुनौती को हम अगर ये सोचें कि सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय इस क्षेत्र में अवेयरनेस का और ट्रीटमेंट को लेकर जो है ना काम कर रहा है, तो केवल सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय से नशा मुक्त भारत अभियान की सफलता नहीं हो सकती है। इसमें समाज की भागीदारी आवश्यक है, उसमें शिक्षा विभाग की भी आवश्यकता है, उसमें स्वास्थ्य विभाग की भी भागीदारी आवश्यक है, उसमें जो सामाजिक संस्थाएं हैं उन सामाजिक संस्थाओं की भी भागीदारी उसमें बहुत आवश्यक है। तो जैसे इसकी नशा मुक्त भारत अभियान की बात है, हमारे समाज के जो अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर पर रहने वाले व्यक्ति हैं, चाहे वो अनुसूचित जाति के हों, चाहे वो ट्रांसजेंडर लाभ वंचित समुदाय के हों, चाहे हमारे सीनियर सिटीजन हो, डिनोटिफाइड ट्राइब्स के लोग हैं, इन सब के लिए
सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने योजनाएं बनाई हैं, लेकिन उन योजनाओं को लेकर जब हम उनके बीच में जाते हैं, उनकी बस्तियों में जाते हैं और उनके साथ में बैठकर उन योजनाओं के बारे में बात करते हैं और वो जब उसके बारे में बताते हैं, तब हमको लगता है कि हाँ, ये योजना की जानकारी उन तक पहुंची है। जब तक जानकारी उन तक नहीं पहुंचेगी, तब तक उसका लाभ समाज नहीं ले पाएगा। और इस दिशा में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय लगातार जो राज्य सरकारों के मंत्री हैं, राज्य सरकारों के जो उस विभाग से संबंधित सचिव हैं, उनके साथ में समय समय पर हम कार्यशालाएं भी करते हैं, बैठकें भी करते हैं। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अधिकारी भी क्षेत्रीय स्तर पर राज्यों के साथ में बैठ के और योजनाओं की समीक्षा करके कि समाज के उन वर्गों तक जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं का लाभ प्रभावी रूप से कैसे पहुंच सकता है, इसकी बराबर हम लोग समीक्षा करने का काम भी करते रहते हैं। अच्छा काम जो राज्य करते हैं वो चीज़ भी देश के सामने आना चाहिए। कुछ राज्य जो योजनाओं के क्रियान्वयन में पीछे रह जाते हैं, तो वो बाकी राज्यों से प्रेरणा लेकर के वहाँ पर भी उसको आगे बढ़ाएं। जी सर, आपका मंत्रालय खास तौर पर उस समाज के लिए काम करता है, जो उस हिस्से के लिए काम करता है जो कमज़ोर माने जाते हैं, एससी, एसटी, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर। तो इस मंत्रालय की जो उपलब्धियां हैं और योजनाएं हैं, वो ज़मीनी स्तर तक कहाँ तक पहुँची हैं? 2014 के बाद में चाहे वो स्कॉलरशिप की योजनाएं हों, अब हम स्कॉलरशिप की योजनाएं, पहले इसमें बहुत गड़बड़ियाँ होती थी, लेकिन उसको आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद इसको डीबीटी के माध्यम से जब किया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, अब छात्रवृत्ति की राशि सीधे छात्र के खाते में पहुंचने लगी है, तो उससे उसको पूरा पैसा उस तक पहुंचने लगा है। दूसरा, इसमें 40% का रेशो निर्धारित किया गया कि 60% शेयर केंद्र सरकार का होता है, 40% राशि केंद्र राज्य की होती है। तो राज्य अपने हिस्से का 40% का शेयर जैसे ही जमा करता है, यहाँ से हम बटन दबाते हैं, उनकी सूची वो भेजते हैं और छात्रों के अकाउंट नंबर, जैसे वो राशि उनके खाते में जाती है, हम यहाँ से बटन दबाते हैं और 1 सेकंड में बटन दबाते साथ ही जो 60% की राशि है वो तुरंत छात्रों के खाते में पहुँच जाती है। तो जहाँ योजना का सरलीकरण किया छात्रों तक पहुँचने में, अब ये चाहे वो मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति हो, फेलोशिप की बात हो, नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप की बात हो, आज इन सारी स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में छात्रों के अंदर अवेयरनेस भी आ रही है और बड़ी संख्या में लाभ लेने के लिए भी आ रहे हैं। 2014 पे की संख्या अगर हम देखें और 2025 की संख्या आज हम देखें, तो इसकी संख्या में बहुत बड़ी व्यापक मात्रा में बढ़ोतरी हुई है, छात्रों की संख्या में भी, और उनको दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि में भी, उसमें भी बहुत बड़ी मात्रा में बदलाव हुआ है और अब वो सीधी डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में पहुंच रही है। हमारे यहाँ के नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप के बारे में पहले ज़्यादा जानकारी नहीं होती थी, तो कुछ राज्यों तक इस योजना के छात्र लाभ ले पाते थे, जो अनुसूचित जाति के छात्रों को नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप के माध्यम से विदेश में अपनी पढ़ाई करने के लिए, पीएचडी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, लेकिन उसको फिर हमने जब राज्यों के साथ में बात करके प्रचार प्रसार किया, तो आज देश के बड़ी मात्रा में अनेक राज्यों के हमारे एससी के विद्यार्थी इस योजना का लाभ लेकर विदेश जाकर अपनी पढ़ाई और अपनी पीएचडी का काम, एमफिल का काम, वो काम कर पा रहे हैं। साथ ही साथ अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के साथ ही साथ इस क्षेत्र के व्यक्तियों को उद्यमता के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए जो वेंचर कैपिटल फंड की शुरुआत की गई, तो वेंचर कैपिटल फंड की शुरुआत होने के बाद हमारे एससी के बहुत सारे व्यक्ति और ओबीसी के व्यक्ति इस योजना का लाभ लेकर आज उद्यमता के क्षेत्र में आगे आ रहे हैं और अपना काम प्रारंभ करके दूसरे लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करा पा रहे हैं। इसी तरह से फिर हमारे जो स्किल ट्रेनिंग है, स्किल ट्रेनिंग के क्षेत्र में भी, और स्किल ट्रेनिंग लेने के बाद चाहे वो अनुसूचित जाति का व्यक्ति हो चाहे ओबीसी का, तो हमारा जो अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम है, पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम है, सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम है, स्किल ट्रेनिंग के बाद इनसे कम ब्याज की दर पर लोन उपलब्ध करा के उनको स्वाभिमान के साथ में वो अपना काम प्रारंभ कर सकें, उसके लिए वित्त विकास निगम से राशि भी उपलब्ध कराई जाती है कम ब्याज की दर पर। जी सर, समय समय पे एक
विषय है वो उठता है वो है मैनुअल क्लेंजिंग। क्या ये प्रथा अभी भी चल रही है? और अगर नहीं चल रही है तो इसके लिए क्या कुछ मशीनीकरण जो हैं वो लेकर के आई है सरकार? मैनुअल स्कैनिंग पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। हुँ, और इस संबंध में जो सर्वे हुआ था उसमें लगभग 58,000 जो हुँ, इस तरह से मैनुअल स्कैनिंग में लगे हुए व्यक्ति चिन्हित किए गए थे, जिनको एक मुश्त 40,000 रुपये की राशि दे करके उनको वो उस क्षेत्र से अब नहीं बचे हैं मैनुअल स्कैनिंग के क्षेत्र में। हुँ, और हमने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है कि देश के किसी हिस्से में अगर कोई मैनुअल स्कैनिंग व्यक्ति करता हुआ पाया जाता है हुँ, तो उसका फ़ोटो खींचकर वो हमको अपलोड करें, उसका हम जांच कराते हैं। और इस संबंध में अभी तक जितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद हुँ, जांच जब हुई है तो वो असत्य पाई गई हैं। नमस्ते योजना हुँ, मैनुअल स्कैनिंग के क्षेत्र में लगे हुए कामों को उस क्षेत्र से में सीवर टैंक और सेप्टिक टैंक की सफाई के काम में जो व्यक्ति लगे हुए हैं हुँ, उनका प्रोफाइलिंग का काम किया जा रहा है और उनको वो सुरक्षित तरीके से इस काम को करें। हुँ, उनके लिए सुरक्षा उपकरण पीपी किट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हुँ, उनके प्रशिक्षण के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं हुँ, जिसमें कंसर्न जो नगर निगम होती है, नगर पंचायत होती है, नगर पालिका होती है, हुँ, उनके इंजीनियर, उनके ठेकेदार और स्वच्छता कर्मी, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो सुरक्षा उपकरणों के साथ में उस काम करने की उतने गैस मापक यंत्र, मीटर, पेरोमीटर लेकर वो वहाँ जाएँ हुँ, ताकि जो घटनाएं अक्सर सुनने को मिलती हैं जी, ऐसी घटनाओं को रोका जा सके और पंजीकृत लोग ही इस काम को क्रम करें, अनाधिकृत रूप से कोई काम न करे। तो नगर पालिकाओं, नगर निगमों में इस काम में लगे हुए व्यक्तियों का पंजीयन किया जाए, उनका प्रशिक्षण भी हो जाए। इसके लिए जहां सुरक्षा उपकरणों पीपी किटों का वितरण किया जा रहा है, हुँ, शहरी आवासन मंत्रालय और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय दोनों इस काम को करते हैं। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम से उनको राष्ट्रीय मशीनीकृत सफाई योजना के साथ में जुड़ करके वो मशीनीकृत वाहन खरीद सकें, उसके लिए सब्सिडी की राशि भी उपलब्ध कराई जाती है। और 15 लाख रुपए की राशि पर लगभग 5 लाख रुपए की सब्सिडी भी प्रदान की जाती है, जिससे कि वो अपना काम प्रारंभ कर सकें। और मैनुअल स्कैनिंग के क्षेत्र में लगे हुए जो व्यक्ति हैं, उनके परिवार, आश्रित परिवार के जो सदस्य हैं, उनको दूसरे और वैकल्पिक रोजगारों के साथ में जोड़े जाने के लिए हुँ, स्किल ट्रेनिंग के प्रोग्राम के साथ में उनको जोड़ा जा रहा है ताकि स्किल ट्रेनिंग लेने के बाद वो अपना काम प्रारंभ कर सकें। उनको राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम से कम ब्याज की दर पर लोन भी उपलब्ध कराया जाता है। फिर हमने जो शिल्प समागम की शुरुआत की है, शिल्प समागम मेलों में हमारे जो अनुसूचित जाति व्यक्तियों के साथ ही साथ जो सफाई कर्मचारी जो बंधु हैं, तो उसमें देखता हूँ कि बहनें बड़ी मात्रा में ज्वेलरी के सामान लेकर उसमें भाग लेने के लिए आती हैं प्रदर्शनियों में। उनको स्टॉल उपलब्ध कराए जाते हैं, रेडीमेड कपड़े लेकर आते हैं, खिलौने लेकर आते हैं। तो इस तरह से अन्य वैकल्पिक कामों में भी हमारे मैनुअल स्कैनियों के परिवार के सदस्य वो जाने लगे हैं और वो सम्मान और गरिमामय जीवन जिएं। इसके लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम और जो नमस्ते योजना है, हुँ। नमस्ते योजना में वो उस काम को सुरक्षित तरीके से करें, उसके लिए मशीनीकृत वाहन भी उपलब्ध कराने में सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। समाज में ट्रांसजेंडर और दिव्यांगजन इन्हें दया और दूरी दोनों ही भावना से देखा जाता है। तो क्या कुछ ऐसा किया गया है कि समाज में इनकी गरिमा भी कायम रहे और साथ ही साथ समाज में घुलने मिलने में सहायक हो, उनकी मदद करे? क्या कुछ ऐसे कदम उठाए गए हैं? आपने बहुत अच्छी बात कही है। ट्रांसजेंडर्स के प्रति जो समाज में देखने का दृष्टिकोण था, उसका केवल एक ही पहलू सामने आता है कि हमारे ट्रांसजेंडर परिवार में कोई जब सुख का समय होता है, किसी का मकान बनता है, दुकान का उद्घाटन होता है, किसी परिवार में बच्चे का जन्म होता है, शादी होती है, तो ऐसे शुभ अवसर पर ये समूह के साथ आते हैं, नाचते गाते हैं और लोग शगुन के रूप में उनको पैसा देते हैं। जी। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि 2019 में जब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ट्रांसजेंडर अधिनियम लाया गया, तो उस ट्रांसजेंडर अधिनियम लाए जाने के बाद से ट्रांसजेंडर समुदाय को उनको शैक्षणिक दृष्टि से, उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए
जो प्रयास किए गए उसमें एक और राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर विकास परिषद बनाए गए, ट्रांसजेंडर संरक्षण प्रकोष्ठ बनाए गए, उनके कल्याण बोर्ड बनाए गए और राज्यों में 17 राज्यों में 21 गरिमा की शुरुआत की गई। इन गरिमा घरों में ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए उनके लिए कोचिंग उनको करना है, तो कोचिंग की सुविधाएं उपलब्ध कराना, उनको स्किल ट्रेनिंग के साथ प्रोग्राम के साथ जोड़े जाने की आवश्यकता है। तो स्किल ट्रेनिंग के प्रोग्राम के साथ में उनको जोड़ना, उनके साथ में किसी तरह का भय उत्पीड़न का अगर व्यवहार हुआ है तो उनको संरक्षण प्रदान करने के साथ ही विधिक सहायता उनको दिलाना। आज अभी कुछ ही दिन पहले ललित होटल में एक ट्रांसजेंडर समुदाय के द्वारा एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। उसमें बड़ी मात्रा में ट्रांसजेंडर समुदाय के बंधु आए थे। तो उसका सबसे अच्छा पहलू जो हमको देखने में लगा कि उसमें उद्यमता के क्षेत्र में जुड़े हुए कई उद्योगी घराने जो है ना, संस्थान, वहाँ पर उन्होंने उसमें कार्यक्रम में भागीदारी की थी और ट्रांसजेंडर समुदाय के ऐसे बंधु जिन्होंने कोई ना कोई कोचिंग स्किल ट्रेनिंग लिया है तो उनको उनकी क्षमताओं के अनुरूप रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने की पहल वहाँ पर प्रारंभ की गई। ये एक बहुत अच्छी नए सुबह की शुरुआत है। समाज के बदलते हुए दृष्टिकोण का एक बहुत अच्छा सशक्त उदाहरण देखने को मिला और वहाँ पर ऐसे भी हमें ट्रांसजेंडर पर्सन से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ जो अच्छी उच्च शिक्षा प्राप्त हैं, देश के साथ ही साथ विदेश में भी शिक्षा ग्रहण करके आए हैं, उनके द्वारा पुस्तकें भी लिखी गई हैं। तो ट्रांसजेंडर समुदाय में क्षमताओं की कमी नहीं, योग्यताओं की कमी नहीं है, उनके अंदर क्षमताएं भी हैं, योग्यताएं भी हैं और ये अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है कि केंद्र सरकार के साथ ही साथ राज्य सरकारें भी इस दिशा में आगे आ रही हैं और औद्योगिक संस्थान भी इस दिशा में आगे आ रहे हैं। इन सब का सामूहिक समन्वय स्वरूप से जहां आने वाले समय में ट्रांसजेंडर समुदाय आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक दृष्टि से सशक्त होगा, वहीं समाज को सशक्त करने में और देश को विकसित करने में भी इस समुदाय का योगदान जुड़ेगा। तो आपने दिव्यांगता की बात की, तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सबसे पहली बार दिव्यांगता का शब्द से जो संबोधन किया गया, उस दिव्यांगता शब्द से संबोधन किए जाने के कारण समाज में दिव्यांगजनों के प्रति देखने का एक बहुत बड़ा बदलाव आया, परिवर्तन आया। आज हमारे दिव्यांगजन जो पहले घर में बैठे रहते थे, परिवार के लोग भी उनको जो है ना एक बस हमारे परिवार का सदस्य है, उसकी जो सीमित आवश्यकताएं हैं उतने तक ही उनका सोच रहता था। लेकिन आज दिव्यांगजनों ने अपनी क्षमताओं को विकसित करते हुए न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि स्किल ट्रेनिंग के क्षेत्र में और स्किल ट्रेनिंग के साथ ही साथ आज चाहे वो विधि का क्षेत्र हो, चाहे वो साइंस का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, आज दिव्यांगजन बड़े मजबूत शक्ति के साथ में इन सारे क्षेत्रों में और अपने आत्मविश्वास के साथ में आगे आ रहे हैं। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने जो दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरण प्रदान किए जाते हैं, जो ट्राइज मोटराइज गाड़ी उनको प्रदान की जाती है, वो ट्राइज मोटराइज गाड़ी उनको मिलने के बाद आज मैं देखता हूँ कि बहुत सारे दिव्यांगजन उस पर कोई रेडीमेड कपड़े बेचने के लिए जाने लगा है, कोई उस पर प्लास्टिक की दैनिक उपयोग की सामान लेकर के और गलियों में साप्ताहिक हाट बाज़ारों में बेचने जाने लगे हैं। कोई कोचिंग का जो काम करते थे, घर पर रहकर पढ़ाने का काम बच्चों करते थे, आज वो गाड़ी मिल जाने के कारण और 4-5 स्थानों पर जाकर बच्चों को पढ़ाने लगे हैं। तो वो आर्थिक रूप से स्वयं तो सशक्त हुए, परिवार को भी जो है ना आर्थिक रूप से सशक्त करने में और एक महत्वपूर्ण ताकत बनकर उभर के आए हैं और आज वो परिवार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाने लगे हैं। परिवार के सदस्य उनके साथ में बैठकर परिवार की, समाज की और देश की सारी चर्चा उनके साथ में करने लगे हैं। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मात्र एक शब्द संशोधन से मात्र से ही दिव्यांगता के क्षेत्र में जो आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, ये उनके साथ ही साथ समाज और देश के विकास में एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में, शक्ति के रूप में उभर कर आ रहा है। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भी
दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र की बात हो, चाहे स्किल ट्रेनिंग की बात हो, चाहे दिव्यांगजनों के द्वारा निर्मित वस्तुओं को विक्रय करने के लिए दिव्य कला मेलों की बात हो। दिव्य कला मेले देश भर के विभिन्न अंचलों में आयोजित किए गए, जिसमें दिव्यांगजनों के द्वारा जहाँ बनाई जाने वाली वस्तुओं के विक्रय के लिए उनको हम आने जाने की सुविधा उपलब्ध कराते हैं, उस मेले में आने के लिए उनको स्टॉल उपलब्ध कराते हैं, उनके रहने की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। इससे दिव्यांगजनों में एक इतना हर्ष उल्लास का वातावरण निर्मित हुआ है। मैं मुंबई के दिव्य कला मेले में गया था, तो वहाँ पर कुछ दिव्यांगजन हमारे पास आए और वो बड़े प्रसन्नता के साथ में उन्होंने इतनी खुशी के साथ में अपने शब्दों को अभिव्यक्त किया कि हम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए धन्यवाद करना चाहते हैं। वो हमारे लिए भगवान बनकर आए हैं। हम पहले अपने गांव में रह करके हम कोई छोटा मोटा सामान बनाते थे, लेकिन हमको समझ में नहीं आता था हमने ये बनाया है, हम इसको बना करके क्या करेंगे। लेकिन सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा यह जो दिव्य कला मेलों की शुरुआत की गई, आज हमारे बने हुए सामान हम इससे देश भर में बेच पा रहे हैं और ई कॉमर्स के कारण जोड़े जाने से अब उड़ीसा का व्यक्ति पंजाब में अपना सामान बेच पा रहा है, जम्मू कश्मीर का व्यक्ति केरल में अपना सामान बेच पा रहा है। और दिव्य कला मेलों के माध्यम से उनके सामानों को न केवल राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है, बल्कि वहाँ पर उनको बहुत सारे ऑर्डर मिल जाते हैं। तो महीनों फिर उन ऑर्डर को पूरा करने में आर्थिक रूप से वो तो काम करते नहीं हैं, परिवार भी उनकी मदद करता है और परिवार को ये लगता है कि हमारे परिवार का सदस्य बहुत महत्वपूर्ण जगह पर आज पहुंच गया है। ये देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो दिव्यांगजनों को जो सशक्त बनाने की शुरुआत हुई है, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय उसको पूरी सक्षमता के साथ में आगे बढ़ा रहा है। जी, आपका मंत्रालय लगातार उन वर्ग को और उन हिस्सों पर काम कर रहा है, उन लोगों के साथ काम कर रहा है जो कमज़ोर माने जाते हैं। वहीं डीएनटी घुमंतु और अर्ध घुमंतु समाज के लिए क्या कुछ ऐसे प्रमुख कदम उठाए गए हैं? क्या उनके उत्थान के लिए क्या कुछ किया गया है? डिनोटिफाइड ट्राइब्स के जो आपने बात की, विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदाय, और अंग्रेजों के समय इनको बस्तियों से बाहर तारों की बागड़ लगाकर रख दिया जाता था। एक तरह से इनको अपराधी घोषित करके रखा था। आज़ादी के बाद भी डिनोटिफाइड ट्राइब्स के बंधुओं के आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण के लिए जितना ध्यान देने की आवश्यकता थी, उतना उन पर काम नहीं किया गया। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दादा यतीन्द्र जी के अध्यक्षता में बोर्ड बनाया गया और उस बोर्ड ने देश भर में इस समुदाय के बारे में अध्ययन किया। आज इनके लिए राष्ट्रीय विकास एवं कल्याण बोर्ड बनाया गया। इनके बच्चों के लिए शिक्षा के साथ में जोड़ने जाने के लिए निःशुल्क कोचिंग शुरू की जा रही है। इनके लिए स्व सहायता समूह बनाए जा रहे हैं। इनको स्किल ट्रेनिंग के साथ में जोड़ा जा रहा है। लगभग 5,500 स्व सहायता समूह बनाने का लक्ष्य रखा गया और अभी तक लगभग 3,500 स्व सहायता समूह डिनोटिफाइड ट्राइब्स के बीच में बनाए जा चुके हैं। और इस वर्ग के समुदाय के बीच में कई राज्यों में मेरा स्वयं का जाना हुआ, उन बस्तियों में जाना हुआ और उन बस्तियों में जाकर उनके बीच में जाकर बैठकर जब हमने बातचीत की तो उन्होंने बहुत प्रसन्नता जाहिर की कि विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदाय के लोगों के पहचान पत्र नहीं बनते थे, उनके प्रमाण पत्र नहीं बनते थे, जिसके कारण से शासन की विभिन्न योजनाओं के लाभ से वो वंचित रहते थे। लोहगढ़िया, बंजारे, बागड़ समुदाय के लोग, सपेरे, ये सारे लोग जो है ना, ये एक स्थान पर नहीं रहते थे, तो इनका मतदाता परिचय पत्र नहीं बनता था, इनका राशन कार्ड नहीं बनता था, जिसके कारण से इनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलता था। अब इनके आयुष्मान भारत योजना के कार्ड बन रहे हैं, इनके प्रमाण पत्र बन रहे हैं, इनके बच्चों को शिक्षा के साथ में जोड़ा जा रहा है, स्किल ट्रेनिंग के साथ में जोड़ा जा रहा है। और जो हमारा जो विकास एवं कल्याण बोर्ड बना है, उसके सदस्य इनकी बस्तियों में जा कर के उनको इन सारी योजनाओं के बारे में जानकारी दे करके ये कैसे उनको सशक्त किया जा सकता है। मैं महाराष्ट्र के स्थानों पर गया था, गुजरात के कुछ स्थानों पर गया था। तो महाराष्ट्र में जहाँ पर मैं गया था, छत्रपति संभाजी नगर जिले में गया था, एक गांव में। वो गांव पूरा डिनोटिफाइड ट्राइब्स का था। उस समुदाय के बीच में जब मैं गया सुबह सुबह, वहाँ पर एक बड़ा फर्श बिछवाया था, उस पर गद्दे लगवाए थे, सारे लोग ज़मीन पर ही बैठे थे, मैं भी उनके साथ में बैठा था। उन लोगों ने इतनी प्रसन्नता जाहिर की कि
आज़ादी के इतने बरसों के बाद कोई किसी सरकार ने हम लोगों की सुध ली है, हम लोगों की खबर ली है, और केंद्र से कोई मंत्री आकर हमारे बीच में इस तरह से ज़मीन पर बैठ कर के हमारे बीच में बात कर रहा है। बाद में फिर उनको सारी योजनाओं की जानकारी दी, और मैंने एक कॉर्डलेस अपने पास रखा था, 2 कॉर्डलेस हमने अपने साथियों को दिए थे, तो उनमें से जो बोलना चाहते थे जाकर उनको देते थे, वो अपनी बात रखते थे। वहाँ के ज़िले के प्रशासनिक अधिकारियों को सभी को मैं साथ लेकर गया था, तो उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए तात्कालिक रूप से पहल भी वहाँ पर की गई, उनके पहचान पत्र बनाए जाने की शुरुआत भी की गई, उनके आयुष्मान भारत योजना की कार्ड भी बनने लगे हैं, और उन्होंने ही वहाँ पर भोजन बनाया था। उनके साथ में बैठकर जब भोजन किया, उन्होंने जो आत्मिक प्रसन्नता का जो उन्होंने अभिव्यक्ति की, वो सचमुच में बहुत अवर्णनीय है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति जो उन्होंने आभार और धन्यवाद किया कि हम वहाँ तक तो नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच जो है ना बहुत बड़ा है कि आज उन्होंने आपको हम लोगों के बीच में भेजा, आप अधिकारियों को साथ में लेकर आए। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय विमुक्त घुमंतु अर्धघुमंतु समुदाय के बीच में पूरे देश में इस तरह से एक अभियान चला करके उनको कैसे मुख्य धारा के साथ में ला करके न केवल उनका विकास, समाज का विकास, बल्कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सोच है 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना लेकर चल रहे हैं, उसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और देश को आत्मनिर्भर बनाने में सभी का सामूहिक प्रयास। तो जब हम सभी के सामूहिक प्रयासों की बात करते हैं, उसमें हम डिनोटिफाइड ट्राइब्स के बंधुओं का भी हम साथ चाहते हैं, उसमें हम ट्रांसजेंडर समुदाय का भी हम उसमें साथ चाहते हैं, उसमें हम सीनियर सिटीजन का भी हम साथ चाहते हैं, समाज के सभी बंधुओं का साथ हम उसमें चाहते हैं। और उसी के लिए सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय लगातार इस दिशा में अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। जी सर, जैसा आपने बताया कि आप लोगों के बीच में जा रहे थे, जाते हैं तो उनसे जब चर्चा करते हैं, तो कभी ऐसा कुछ हुआ है कि आप जनता के बीच में गए हैं और आप बहुत भावुक हुए, कोई ऐसा पल आपके सामने आया, और वो अनुभव कैसा रहा है? जब लोगों से आप बात करते हैं तो लोग किस तरीके से आप तक बात पहुंचाते हैं अपनी? दिल्ली में ही एक पल ऐसा आया था, यहाँ पर हमारे डिनोटिफाइड ट्राइब्स के बंधु गुजरात से बरसों पहले वो यहाँ पर आए, और एक कपड़ा मार्केट है जहाँ वो पुराने कपड़े खरीदते हैं, वहाँ पर उनकी जो मंडी है, शेड लगे हुए थे। बरसों पहले कभी एक बार शेड लगा था, वो जंग खा गया। उस जंग में भी जंग लगी हुई चादरों के बीच में वहीं बैठकर अपना काम करते हैं। पास में ही उन्होंने अपना एक मंदिर बनाया है। मैं उनके बीच में जाकर बैठा तो वो कुर्सी लेकर आए। कुर्सी लेकर आए तो मैंने कहा कि मैं कुर्सी पर बैठ जाऊंगा, आप सब लोग ऐसे ही रहेंगे। वहाँ जो पट्टी बनी थी, लंबी पट्टी बनी थी, यहाँ पर बैठे, तो मैं जाकर वहीं पर बैठ गया। वहीं पर जाकर बैठ गया तो वो इतने भावुक हो गए कि हमारे पास आपकी व्यवस्था करने के लिए यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप जिस सहजता के साथ में हमारे बीच में आकर बैठ गए, हमको ये देख कर ये लगा कि हमारे अपने बीच का कोई व्यक्ति हमारे बीच में आकर बैठ गया, और हम आपके साथ में अब आपसे बिल्कुल सहज रूप से हम अपनी बात रख सकते हैं, ये हमको विश्वास हो गया। तो उसके बाद मैं उनके मंदिर गया, तो मंदिर में मैंने देखा कि उस समुदाय की माताएं बहनें मंदिर नहीं आती हैं। मैंने उनसे पूछा, हमने कहा कि ये माताएं बहनें मंदिर में क्यों नहीं आती हैं, वो वहीं पर नीचे क्यों रह गई हैं? तो बोले हमारे यहाँ समुदाय में हमारे यहाँ परंपरा है कि पुरुष यहाँ पर मंदिर में आते हैं, महिलाएं दूर से दर्शन करती हैं। तो मन में एक बड़ा पीड़ा का भाव आया कि ये कैसी परंपराएं बनाई हैं कि मंदिर मतलब पुरुष तो जा सकता है, लेकिन हमारे समाज की बहन बेटी जो है ना, वो वहाँ पर नहीं जा सकती। मैंने उनसे अनुरोध किया कि अब समय बहुत बदल गया है, किसी समय वो ऐसी स्थितियाँ रही होंगी, लेकिन आज बहुत बदलाव आ गया है। और ये आज़ादी के पहले मतलब स्थान रहे होंगे कि मतलब माताएं बहनें सार्वजनिक स्तर पर ना निकलें, उनको जो हमारे शासक थे शासकों की नज़रों से बचा के रखा जाए। लेकिन अब समय बदल गया है, देश स्वतंत्र हो गया है, हम अपने ही देश में खुली आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं। और जिस तरह से आप व्यापार करने के लिए जाते हैं
तो माताएं बहनें ये कपड़े खरीदने के लिए जाती कि नहीं जाती हैं, पुराने कपड़े लेकर जाती कि नहीं जाती, बोले जाते हैं। तो जब हमने कहा व्यापार करने जा सकती हैं, तो हमने कहा मंदिर क्यों नहीं आ सकती हैं, इस बारे में सोचना चाहिए। तो जीवन में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जो झंझोर देते हैं, और कई बार सामने वाले के भी जो है ना, उसके भाव देखकर जो है ना, अपनी पलकें भी बोझिल हो जाती हैं। सर, 24 अप्रैल में देश में एक ऐसी घटना घटी थी जिसने हर किसी को दहला दिया था, पहलगाम आतंकी हमला, जिसका जवाब भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर दिया और आतंकियों के 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। तो ये ऑपरेशन सिंदूर जो भारत ने चलाया है, उससे पूरे विश्व में क्या संदेश गया है? ऑपरेशन सिंदूर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी तीनों सेनाओं ने जिस आत्मबल के साथ में ऑपरेशन सिंदूर चलाया और परराष्ट्र में जाकर आतंकियों के 9 आतंकी ठिकानों को न केवल नष्ट किया, बल्कि उनके एयर बेसों को भी जो है ना, उनको भी ध्वस्त करने का काम किया। ये करके भारत ने एक चीज बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दी, हम किसी पर हमला नहीं करना चाहते, लेकिन अगर कोई हमको छेड़ेगा तो हम उसको छोड़ेंगे भी नहीं। आज पूरी दुनिया में भारत के प्रति देखने का दृष्टिकोण बदला है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब विश्वास के साथ में सेना के जवानों के साथ बीच में जाते हैं, थल सेना के बीच में, जल सेना के बीच में, वायु सेना के बीच में जाते हैं, तो हमारे सैनिकों के और अधिकारियों का मनोबल जो है आज इतना बढ़ा हुआ है। पहले भी करना चाहते थे, लेकिन पहले वोट बैंक की राजनीति चलती थी। आज वोट बैंक की राजनीति नहीं, आज राष्ट्रहित की राजनीति चलती है। और जब राष्ट्रहित की राजनीति को प्राथमिकता दी जाती है, हमारे देश में जिस तरह से पहलगांव की घटना के बाद में और उसका बदले लेने के लिए जब सेनाओं को मुक्त हिस्से से जब उनको छूट प्रदान की गई और हमारी सेनाओं ने जाकर जिस तरह से परराष्ट्र में जाकर आतंकी ठिकानों को नष्ट करके इस बात को बता दिया कि हमारी सेना आत्मबल से मजबूत है, और आत्मबल से मजबूत होने के साथ ही साथ अब हम सामरिक दृष्टि से भी हम केवल विदेशों के ऊपर निर्भर नहीं हैं। आज सैन्य उपकरणों के निर्माण की दृष्टि से और निर्यात की दृष्टि से भी आज भारत मजबूत हुआ है। हम पहले केवल सुरक्षा उपकरणों को विदेशों से आयात किया करते थे, लेकिन आज हमने बहुत सारे सुरक्षा उपकरणों को निर्माण में अग्रणी दिशा में, उस दिशा में हमने कदम आगे बढ़ाए हैं और आज भारत काफ़ी मजबूत हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप ऑपरेशन सिंदूर जैसे अब उसको हमने परिणाम दिया है। और ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। जब कभी भी हमारे देश की तरफ टेढ़ी नज़रों से देखा जाएगा, हमारी सेना, हमारा देश मजबूती के साथ में उसका न केवल मुकाबला करेगा, बल्कि हम जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, तमाम चर्चा के लिए और अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, जिनसे हमने तमाम चर्चा की है और साथ ही साथ ये भी जाना है कि उनके लिए देश की प्राथमिकताएं क्या हैं और क्या कुछ योजनाएं समाज में बदलाव के लिए लाई जा रही हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए पंजाब केसरी दिल्ली।